Hello everyone, Namaste to all. Today we will start the first chapter of Vistas, that is the third level. Third level is a short story जो कि जैक फिनी ने लिखी है और 12th क्लास के लिटरेचर करिकुलम में उसको इसलिए इंक्लूड किया गया है एज इट ऑफर्स इंट्रिग्विंग थीम्स एंड एलिमेंट्स सुटेबल फॉर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जहां हम आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करके पूरी स्टोरी समझाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लॉट, थर्ड लेवल एक ऐसी स्टोरी है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में सेट की गई है और ये कहानी सेट की गई है 1940s में। जो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट है ना, वो है चार्ली, जो कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है जैसे हम हैं और कोई भी है, जस्ट लाइक दैट। वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, बट वो स्ट्रेस्ड हैं। वो मनहट्टन में जॉब करते हैं और एक दिन हड़बड़ी में होते हैं अपने घर जाने के लिए। हर कोई होता है, जब भी स्कूल में, इवन हम भी जब लेट हो जाते हैं तो बस घर दिखाई देता है कि चलो जल्दी से घर पहुंच जाएं। हर किसी के साथ होता है ये। और चार्ली भी उस दिन लेट तक जॉब करने की वजह से, अपना वर्क लेट तक करने की वजह से ऑफिस में लेट हो गए थे और इसी के लिए वो हड़बड़ी में थे, बस वो घर पहुंचना चाहते हैं इस कारण से। एंड व्हाइल रशिंग टू कैच हिज ट्रेन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली एक पेक्यूलियर थिंग को फेस करते हैं और वो था थर्ड लेवल प्लेटफॉर्म। थर्ड लेवल प्लेटफॉर्म पर वो पहुंच जाते हैं, जो कि इन रियलिटी होता ही नहीं है। हम कहीं भी जाएं, वी कैन हैव ओनली टू प्लेटफॉर्म्स, दैट इज अप एंड डाउन, फर्स्ट और सेकंड लेवल। लेकिन ये थर्ड लेवल का क्या सीन था? तो चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। थर्ड लेवल सबवे के मैप पर भी कहीं नहीं है, तो फिर चार्ली आखिर वहां पहुंच कैसे जाते हैं? पता नहीं। इसी चीज को रीड करना है, इसी चीज को समझना है कि आखिर थर्ड लेवल का सीन क्या था यहां पर। और ये थर्ड लेवल चार्ली को गेल्सबर्ग ले जाता है। गेल्सबर्ग इज अ प्लेस इन इलिनॉय और गेल्सबर्ग 1984 का एक स्मॉल टाउन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस चैप्टर, द थीम इज एस्केपिज्म। वैसे तो कई सारे थीम हैं, एक एक करके क्लियर करेंगे सारी चीजें। तो फर्स्ट थीम एस्केपिज्म। स्टोरी एक्सप्लोर करती है आइडिया ऑफ एस्केपिज्म को, क्योंकि चार्ली यूजेस द थर्ड लेवल टू एस्केप द प्रेशर ऑफ हिज मॉडर्न लाइफ एंड फाइंड सोलेस इन द पास्ट। वो पास्ट में जाना चाहते थे। अनदर थीम रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। जो ये थर्ड लेवल है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करती है। चार्ली खुद ही अनश्योर है, मतलब खुद ही अनिश्चित हैं कि आखिर ये थर्ड लेवल उनकी इमेजिनेशन है या पास्ट में जाने का रास्ता। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न टाइम। वो आज के आधुनिक समय के मॉडर्न टाइम से भागना चाहते थे। अनदर थीम इज नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें। दिस स्टोरी ऑल्सो शोज नॉस्टैल्जिया। चार्ली पुराने टाइम मींस 1890s के सिंप्लिसिटी एंड नॉस्टैल्जिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर के, मतलब 1890s में जाकर के लाइफ स्पेंड करें, क्योंकि वो टाइम कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एक ये जो दुनिया है ना, उस टाइम पे इनोसेंट नजर आती थी। आज यू नो इट वेल कैसी ये दुनिया हो चुकी है। अनदर थीम आइसोलेशन। चार्ली अपने मॉडर्न लाइफ में आइसोलेटेड फील करते हैं। चार्ली के लिए थर्ड लेवल आइसोलेशन का एक सिंबल बन जाता है। थर्ड लेवल एक ऐसा प्लेस है जहां पे नॉट ओनली चार्ली, कई सारे लोग एस्केप करने की सोचते हैं, लेकिन ये थर्ड लेवल चार्ली को अपने प्रेजेंट टाइम से भी आइसोलेट कर देता है। व्हेन वी एनालाइज द कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर्स आर मेन हियर। हालांकि थर्ड कैरेक्टर भी है, लुइसा, हु इज वाइफ ऑफ चार्ली। ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन वाइफ है, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट कैरेक्टर इज चार्ली। चार्ली प्रोटैगनिस्ट है जो थर्ड लेवल को डिस्कवर करते हैं और जो उनका कैरेक्टर है ना, वो सिंबलाइज करता है डिजायर फॉर एस्केप। किससे? प्रेशर्स से। कहां से? कॉन्टेम्पररी लाइफ से। सेकंड कैरेक्टर इज सैम वेनर।
चार्ली के दोस्त हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो यहाँ पर एक जो बात अभी एस्केपिज्म की कही गई उन्हीं की देन थी। उन्होंने ही बताया था चार्ली को कि इट्स द मैटर ऑफ एस्केपिज्म, दैट्स व्हाई यू वेंट टू थर्ड लेवल। जब हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे तो इस चीज को क्लियर कर देंगे वहां पर। और सैम इस बात को बिलीव करते हैं कि थर्ड लेवल इज अ फिगमेंट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, इट्स ओनली फैंटेसी। कोई भी मतलब नहीं है रियलिटी से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, वो सोचते हैं, दैट्स इट। तो अब तक समझ में आ चुका होगा थर्ड लेवल का सिंबल क्या है। तो थर्ड लेवल सिंबलाइजेस अ ह्यूमन लॉन्जिंग, एक सिंपल लाइफ को, एस्केपिज्म फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, उससे भागना चाहता है, हर कोई भागना चाहता है। देखो मेहनत हर कोई कर रहा है, सब लगे पड़े हैं, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं ना कि हम लोग उससे भागना चाहते हैं कि काश ऐसा नहीं होता यार, पहले वाले दिन अच्छे थे। स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। मेन कॉन्फ्लिक्ट जो स्टोरी की है वो इंटरनल है। चार्ली एक ऐसे कंडीशन को क्रिएट कर लेते हैं जो कि खुद ही इस मैटर को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि जो उनकी इमेजिनेशन है थर्ड लेवल, वो रियल है या फिर प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट करता है चार्ली के स्ट्रगल को, जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। किसमें? रियलिटी और एल्यूर ऑफ द पास्ट में। पास्ट की जो चीजें थी ना, उनको आकर्षित कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू गो टू गेल्सबर्ग, इलिनॉय। 1890s के टाइम पे वो जाना चाहते थे, यही कारण था। व्हेन वी सी द रिजोल्यूशन, इस स्टोरी का एंड क्लियर ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझना नहीं है, क्लियर नहीं है तो भाई आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, नो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहानी का अंत अस्पष्ट है, इट्स अनक्लियर। चार्ली की जो वाइफ है ना, एक लेटर मिलता है उन्हें जिसमें ये सजेशन दिया जाता है कि ही माइट हैव गॉन टू लिव इन द पास्ट, हाउएवर दिस लीव्स द अल्टीमेट फेट ऑफ चार्ली इज अनसर्टेन, क्लियर नहीं है। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ थर्ड लेवल? थर्ड लेवल मॉडर्न वर्ल्ड से माइग्रेट करने को सिग्निफाई करता है। क्यों? इनसिक्योरिटी के कारण, फियर ऑफ वॉर के कारण, चिंता के कारण और बाकी सभी चीजों से भरी हुई है ये जो मॉडर्न टाइम है, जिससे भागना चाहते हैं लोग। 1890s का जो समय था ना, वो पीसफुल था, जीवन शांति से भरा हुआ था, जो मॉडर्न वर्ल्ड में संभव नहीं है। थर्ड लेवल से चार्ली जो प्रोटैगनिस्ट हैं, अपनी वाइफ लुइसा के साथ गिल्सबर्ग जाना चाहते थे, और यही इस स्टोरी में बताया गया है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली और स्टोरी के अंत तक बने रहिए सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ दिस स्टोरी। कहानी की जब शुरुआत होती है ना, तो उसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि थर्ड लेवल जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक लेवल है। और अगर हम रियलिटी को देखते हैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन वो थर्ड लेवल को शो कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट खुद इस बात को बताते हैं कि इवन जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, सब ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स। लेकिन फिर ये थर्ड लेवल कैसे? वो खुद ये बात बताते हैं कि हम थर्ड लेवल पे पहुंच गए थे। कंसिडरिंग द एंटायर सिनेरियो, चार्ली अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, और फ्रेंड सैम है और ही इज अ साइकेट्रिस्ट। अब साइकेट्रिस्ट है, ही नोज कि क्या कारण है चार्ली ऐसा सोच रहा है थर्ड लेवल के बारे में, जो चीज है ही नहीं वास्तविकता में। तो वो चार्ली को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई दिस इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट्स हेलुसिनेशन, मति का भ्रम हो जाना, मति भ्रमित हो जाना हेलुसिनेशन कहलाता है। कि समझ में नहीं आता, कभी कभी हम लोगों के साथ भी हो जाता है, ये हर किसी के साथ हो जाता है, और ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, जस्ट लाइक दैट सीन, अरे हमने ऐसा कर दिया, जस्ट लाइक दैट सीन। तो चार्ली थर्ड लेवल के बारे में जो सोचते हैं, इट वॉज ओनली हिज इमेजिनेशन। साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो चार्ली जो थे वो अनहैप्पी थे। द फैक्ट दैट
हर वाइफ डिड नॉट लाइक। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां बनने लग जाती हैं। और जब सैम आगे की बातों को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो ये क्लियर हो जाता है कि मॉडर्न टाइम के बर्डन्स से, मॉडर्न टाइम के प्रॉब्लम्स से चार्ली एस्केप करना चाहते थे, एंड दैट वाज द रीजन कि वो थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं अपने इमेजिनेशन में। वो रियलिटी से एस्केप करना चाहते थे, वो रियलिटी से भागना चाहते थे, इसलिए वो वहां पर जाते हैं। चार्ली भी एग्री करते हैं इस बात से कि जो साइकेट्रिस्ट ने बताया, उनके फ्रेंड ने बताया, वो वाकई में हो सकता है। क्योंकि चार्ली जब नेक्स्ट टाइम उसको ढूंढने की बात करते हैं थर्ड लेवल को, तो ग्रैंड सेंट्रल पे वो था ही नहीं, वो खुद उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। चार्ली को जब सैम ये सारी बातें बताते हैं तो उनको भी बिलीव होने लग जाता है कि यस, व्हाट सैम हैज टोल्ड वो सही है, शायद उसमें कुछ पॉसिबिलिटी नजर आती है उसे। तभी वो ये बात कहते हैं कि हो सकता है कि जो लाइफ की हैर्स रियलिटीज है ना, मॉडर्न वर्ल्ड की जो हैर्स रियलिटीज हैं, उससे वो भागना चाहते थे। इवन जो चार्ली का स्टाम्प कलेक्टिंग था हॉबी, दैट इज कॉल्ड फेनेटली, तो वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किया करते थे कि जस्ट ध्यान से हटे जो मॉडर्न टाइम में है सीन, उससे हम बाहर निकल सके। एंड दैट्स व्हाई ही वेंट्स टू फेनेटली, वो स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। उसको अदरवाइज में लिया है उन्होंने। चार्ली के ग्रैंडफादर भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। अब चार्ली के दिमाग में ये बात आती है कि ठीक है, मान लिया कि हम मॉडर्न फियर की वजह से भागने के लिए हम स्टाम्प कलेक्शन किए, बट व्हाट अबाउट माय ग्रैंडफादर? उनके टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, उनके टाइम पे तो कोई भी इनसिक्योरिटीज फीलिंग नहीं करते थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और जो कलेक्शन था वो तो और ज्यादा अमेजिंग था। 4 ब्लॉक्स प्रैक्टिकली यूएस के सारे इश्यूज को कलेक्ट कर रखा था। ये कोई ऑड हैबिट नहीं है। जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। तो रूजवेल्ट को तो कोई इनसिक्योर फीलिंग नहीं होता था, फिर वो ऐसा क्यों किए? नाउ इन द स्टोरी चार्ली स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था, आखिर वो सबवे क्यों लेना चाहते थे। बस भी तो ले सकते थे पहुंचने के लिए, बट दैट नाइट ही वाज लेट नाइट शिफ्ट थी उनकी, जिसकी वजह से वो सबवे लेना चाहते थे और घर जल्दी पहुंचना चाहते थे, अपना टाइम सेव करना चाहते थे। और मॉडर्न टाइम में है क्या, जो जितना टाइम सेव कर ले वही लाइफ है। चार्ली उसी में खुश हो जाते अगर वो टाइम सेव कर लेते तो। डिस्क्राइब करते हैं वो अपने आप को, अपने बारे में बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, 31 इयर्स के हैं और ही इज वेयरिंग टैन गैबार्डाइन सूट, स्ट्रॉ हैट लगा रखा है, फैंसी बैंड लगा रखे हैं। एक ऑर्डिनरी पर्सन जो स्टेशन पे कई सारे लोग वहां पर थे ऐसे ही नजर आ रहे थे। एक्सप्लेन करते हैं वो कि वो नॉर्मल थे, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी कंडीशन से भागना चाह रहे हैं। एंड बस वो इतना चाह रहे थे उस समय कि घर जल्दी से पहुंच जाएं और लुइसा से मेरी मुलाकात हो जाए, उनकी वाइफ। फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्यों, वो कैसे थर्ड लेवल पे पहुंच गए। चार्ली वेंटरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में एंटर करते हैं, सीढ़ियां लेते हैं और फर्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, जहां पे ब्रॉडेड ट्रेन्स जैसा कि 20th सेंचुरी में चलती थी वैसी मिलती थी। वो 20th सेंचुरी में चलने वाली ट्रेन ले सकते थे, ठीक है ना, जो मॉडर्न टाइम में था। उसके बाद वो दूसरे फ्लोर पे जाते हैं और सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं, जहां पे सबर्बन ट्रेन्स मिलती थी कंट्री साइड जाने के लिए। वहां से भी वो निकलते हैं, एक आर्क्ड डोरवे था, वहां से क्रॉस करते हैं और उसके बाद खो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कहां पहुंच जाते हैं। ये जो जगह था ना, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर हिम। क्यों? क्योंकि इफ ही हैड कम टू दैट स्टेशन 1000 टाइम्स, कहीं ना कहीं उनको बम्प्ड न्यू कॉरिडोर्स और डोरवेज नजर आते थे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जहां हम डेली जा रहे हैं वहां हम अगर कभी जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लग सकता कि यहां अरे ये चीज ऐसा क्यों है, यहां ऐसा नया है क्यों है? क्योंकि डेली कम्यूटर हैं, डेली जा रहे हैं
और एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो बिल्डिंग ऑफिस में भी अपने आप को फील कर रहे थे कि ही वॉज 3 ब्लॉक अवे। चार्ली खुद वंडर्ड थे कि आखिर ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ के रूट की तरह कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि वेयर एवर ही वॉज गोइंग ही वॉज हैविंग न्यू टनल, एक नया रास्ता उनको मिल जा रहा था उस टनल में। एंड वो खुद इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये टनल अंडर द सिटी कैसे हो सकता है जो टाइम स्क्वायर्स में जाता हो या फिर सेंट्रल पार्क में जाता हो। वो फील करते हैं ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल इननमरेबल पीपल के लिए मीडियम ऑफ एस्केप है, एस्केपिज्म का जरिया है। वो भी जानते थे कि जो रियलिटी है उससे भागने के लिए कई सारे लोग यहां पर आ सकते थे या आए थे। Although he never shared all these things with his friend Sam. ये नहीं बताया उसने, ये तो बताया कि he visited third level, लेकिन उसने ये सारी चीजें मेंशन उसमें नहीं करी थी। चार्ली बढ़ते जा रहे थे, न्यू कॉरिडोर उनको मिलते चले जा रहे थे, और जैसे ही वो स्लैंट डाउनवर्ड जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अरे यहां तो पहले हम कभी नहीं आए, ये कैसा है, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। उस जगह पर कोई भी नहीं था सिवाय चार्ली के। कुछ इकोड वॉइस सुनाई पड़ते हैं। इको तभी सुनाई पड़ेगा जब लोग कम हैं और बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं या खाली जगह है। फाइनली उनको सुनाई पड़ती है कुछ लोगों के बात करने की आवाज, जो कि बहुत दूर से आ रही थी। और जैसे ही वो लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, अपने आप को वो थर्ड लेवल पे पाते हैं। थर्ड लेवल कहाँ का? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो सेकंड लेवल पे ही वापस आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो कुछ चीजों को नोटिस करने लग जाते हैं। वहां के जो कमरे थे ना, वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, छोटे छोटे कमरे थे, और जो टिकट काउंटर्स थे वो भी बहुत कम थे, वहां पर इक्के दुक्के बने हुए थे। ट्रेन गेट्स भी कम थे, छोटे छोटे थे, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था, जहां इंक्वायरी होती है ट्रेन के बारे में, आप जानकारी ले सकते हैं जहां पर, वो भी लकड़ी का बना हुआ था एंड ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड लुकिंग था। और जो आदमी बूथ के अंदर बैठा हुआ था वो भी बड़ा डिफरेंट नजर आता है। लाइट्स भी बहुत डिम थे वहां पर, हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। और ही ऑल्सो नोटिसेस, जो गैस लाइट्स थे ना, वो भी ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। ये कैसे हो सकता है? आज के टाइम पे अगर हम लोग दिल्ली मेट्रो जाते हैं और वहां पर देखते हैं तो चकाचौंध है, एवरीवेयर यू कैन फाइंड मेनी लाइट्स। लेकिन अगर कभी हम जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां जो लाइट्स हैं वो ओपन गैस फ्लेम लाइट्स लगी हुई हैं, देन ऑफ कोर्स वी विल आल्सो थिंक कि भाई तुम पहले के टाइम पे चले आए हो सकता है 50 ईयर पहले या 100 ईयर्स पहले चले आए हो। चार्ली ये ऑल्सो नोटिस करते हैं कि कॉर्नर्स में ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे। आज कोई स्पिट कर दे, स्पिटिंग इज एन ऑफेंस। मेट्रो में चले जाइए, देखिए कैसे मजा आता है। स्पिट कोई करता है तो तुरंत वो पैसा निकलवा लेते हैं, जुर्माना भरवा देते हैं। तभी चार्ली को ऐसा लगता है कुछ शाइन किया, और वो एक आदमी को देखते हैं कि वो अपने पॉकेट से बहुत पुराना, जो ओल्ड फैशन्ड स्टाइल के जो गोल्ड वॉच हुआ करते थे, वो अपने वेस्ट पॉकेट में से निकालता है। और सडनली चार्ली नोटिसेस कि जितने भी लोग थे ना वहां पर, सबने 90th सेंचुरी की ड्रेसेस पहन रखी थी। उनका स्टाइल ओल्ड था, वो पहले के टाइम के कपड़े पहने हुए थे। और बेसिकली ये एक ऐसा टाइम था जो वॉर्स से बहुत ज्यादा दूर था। बड़ी बड़ी दाढ़ियां, डिफरेंट फैंसी मुस्टैचेस। और जो चार्ली हैं, उन्होंने कभी ऐसा पहले देखा ही नहीं था। उन्होंने कभी जो इव्स लोकोमोटिव्स हैं उन्हें नहीं देखा था। और लोकोमोटिव को देखने के बाद चार्ली कंफर्म हो जाते हैं कि यस, आई एम एट सम डिफरेंट प्लेस। और वो थर्ड लेवल पे हैं, उनको यकीन हो जाता है, उन्हें यकीन होता है इट्स नॉट द रियलिटी, इट्स हिज फैंटेसी। और अपने सस्पिशन को वैलिडेट करने के लिए तुरंत चार्ली एक लड़के के पास जाते हैं जो कि न्यूज़पेपर सेलिंग कर रहा था। और द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज द वर्ल्ड, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो कि कई साल पहले डिस्कंटिन्यू हो चुका है, पब्लिश नहीं हो रहा है।
तो ये बच्चा उस न्यूज़पेपर को कैसे बेच सकता था? चार्ली नोटिस भी करते हैं कि जो हेडलाइंस था ना, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में पब्लिश हुआ था, उनकी खबर छपी हुई थी। और ही नोटिसेस द डेट विच वाज 11 जून 1894। अब तो वो श्योर हो जाते हैं कि भाई रियली हम 1894 में पहुंच चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बच्चा 11 जून 1894 के अखबार को कैसे बेच रहा होता? तुरंत वो जाते हैं टिकट विंडो पे टिकट खरीदने के लिए। कहां के लिए? गेल्सबर्ग, इलिनॉय के लिए। 2 टिकट वो लेना चाहते थे, वन फॉर हिमसेल्फ एंड अनदर वन फॉर हिज वाइफ लुइसा। गेल्सबर्ग एक वंडरफुल टाउन है और ग्रीनरी से भरा हुआ है, इसलिए वो यहां का टिकट लेना चाहते थे सो दैट चार्ली वुड स्पेंड सम गुड टाइम विद हिज वाइफ। और यहां से आप यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी शहर के लिए टिकट ले सकते थे। चार्ली डिस्क्राइब करते हैं कि 1894 में चीजें कैसी थी। एक ऐसा टाइम था जो कि वर्ल्ड वॉर से बहुत कोसों दूर था। कोई लड़ाई नहीं, कोई लाइफ का इनसिक्योरिटी नहीं, नो फियर, एवरीथिंग वाज गुड एट दैट टाइम। इवनिंग्स बहुत लंबी हुआ करती थी और लोगों के पास इतना टाइम हुआ करता था कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ करके बात कर सकें शांति से। और जैसे ही क्लर्क को जाकर के वो किराया काउंट करके देते हैं, तो वो जो क्लर्क थे वो इसके चार्ली के फैंसी हेडबैंड को नोटिस करते हैं। चार्ली के पास इतना पैसा था उस टाइम कि वो 2 टिकट्स खरीद सकते थे। वो मनी काउंट करते हैं और क्लर्क को दे देते हैं। क्लर्क उनको बताता है कि देखो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस इलीगल टेंडर। ये जो फेक बिल तुम दे रहे हो ना मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए भाई, आई वॉन्ट लीगल टेंडर। और अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो आई विल कॉल पुलिस। एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली इसी एग्जाम में बोर्ड्स के कि स्किन मी, तो वहां क्वेश्चन आया कि स्किन मी मीन्स टीज्ड और बेफूल मी, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैड रिटन टीज्ड, तो वहां टीज का मतलब गलत था। यस, वो स्किन मी ऑफ का मतलब यहां पर बेवकूफ बनाने से यूज किया गया है। तो वो कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, पुलिस बुला लेंगे। और ये अपना ड्रॉवर भी ओपन करके दिखाता है कि देखो, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ बिल्स, ऐसे करेंसी मुझे चाहिए और ऐसे करेंसी मत दो मुझे। चार्ली जब सुनते हैं कि ये पुलिस बुला लेंगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो भैया जेल तो जेल है, चाहे वो मॉडर्न टाइम का हो चाहे वो 1890s का हो। जेल कौन जाना चाहेगा? तो वहां से चुपचाप चार्ली बाहर निकल जाते हैं। किसी तरीके से वो दिन बीत जाता है। अगले दिन क्या होता है कि वो बैंक जाते हैं चार्ली, और अपने अकाउंट से जो भी उनके सेविंग्स थे ना, उसको निकाल करके और पुराने करेंसी को ले लेते हैं। वो $300 निकालते हैं और उसके बदले में उन्हें $2 मिलता है, क्योंकि पुरानी करेंसी अगर हम इंडिया की भी लेते हैं तो हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये पैसे काफी थे। क्यों? क्योंकि 1890s वो टाइम था जब 1 डजन एग ओनली 13 सेंट्स में मिल जाया करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली चार्ली जब 3rd लेवल को दोबारा ढूंढने जाते हैं तो वहां पर उस कॉरिडोर तक नहीं पहुंच पाते जहां पे पहले पहुंचे थे, जहां से वो 3rd लेवल तक पहुंच गए थे। मींस उनको 3rd लेवल नहीं मिलता है। आकर के अपनी वाइफ को बताते हैं, वाइफ उनकी परेशान हो जाती है। वो सोचती हैं कि सीधे मुझे चल करके सैम से मिलना चाहिए। सैम के पास जब जाते हैं वो, तो पता चलता है कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उनका सैम खुद डिसअपीयर हो चुका है, नहीं है वो। कहां गए? चार्ली को सस्पेक्ट होता है कि जरूर वो गेल्सबर्ग चला गया होगा। क्यों? क्योंकि उनका भी मन, मतलब सैम का भी मन करता था वहां जाने का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि 3rd लेवल पे चार्ली विजिट करके आए हैं इन हिज इमेजिनेशन, तो हाउ कुड सैम गो देयर? कैन बी, हो सकता है, क्योंकि चार्ली का वहां जाना क्या बताता है कि ही वॉज इन स्ट्रेस, ही वॉज इन टेंशन। और सैम
इतने सारे पेशेंट्स को चेक करके खुद साइको हो जाते हैं, और शायद इसलिए वो भी एक ऐसे जगह को तलाशने लग जाते हैं जहां पे उन्हें शांति मिल सके। लास्ट में हमें ये बात पता चलती है कि जो जैक फिनी हैं, जो ऑथर हैं, वो एक ऐसे पॉइंट पे ले जाकर के अपने रीडर्स को खड़ा कर देंगे कि वहां पर वी हैव टू परसेप्शंस, या तो हम मान लें कि थर्ड लेवल था, या फिर हम ये चीज सोचें कि नहीं, इट वाज ओनली इमेजिनेशन। एक रात क्या होता है ना कि चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर्स को देख रहे थे। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट डे कवर एक एनवेलप है। जो भी फैनेटली के शौकीन लोग हैं, वो लोग क्या करते थे कि जिस दिन भी यूएस में एक नया स्टैंप इशू होता था, उस दिन उसे खरीदते थे, एक एनवेलप लेते थे, अपना ही एड्रेस लिखते थे और उसमें एक ब्लैंक लेटर डालते थे, ब्लैंक, नथिंग वाज रिटन देयर, और उस पे उस डे के नए इशू को चिपकाते थे और अपने घर के एड्रेस पे मेल कर दिया करते थे। दैट वाज फर्स्ट डे कवर। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि लेटर में कुछ लिखा नहीं गया है, ब्लैंक लेटर डाला गया है। क्योंकि ये लास्ट पार्ट में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे ये एक क्लाइमेक्स क्रिएट करेगा, यही चीज। और उस रात क्या होता है ना कि चार्ली सरप्राइजिंगली अपने ग्रैंडफादर का एक बहुत ही पुराना फर्स्ट डे कवर उसे मिल जाता है। नाउ जब वो उस एड्रेस को देखते हैं ना, तो ही नोटिसेस कि वो उसके ग्रैंडफादर के घर पे भेजा गया था, गेल्सबर्ग में। वहीं का एड्रेस लिखा हुआ था। पोस्टमार्क शो करता है उस डेट को कि इट वाज 18 जुलाई 1894। स्टाम्प का, जो स्टाम्प पे पिक्चर्स रहते हैं, तो उस स्टाम्प पे जो पिक्चर था वो प्रेसिडेंट गारफील्ड का था, और उसकी जो कीमत थी दैट वाज 6 सेंट, जो कि डल ब्राउन हो चुका था, पुराना था, कलर फेड हो गया। उसके ग्रैंडफादर ने वो स्टाम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर रखा था, जो कि चार्ली को मिला, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो फर्स्ट डे कवर को खोला गया तो देयर वाज लेटर इनसाइड इट। यही क्लाइमेक्स है। जैसे ही चार्ली लेटर को खोलते हैं तो देखते हैं कि दैट वाज रिटन टू चार्ली। अरे चलो कोई बात नहीं, पहले लेटर समझ लो, उसके बाद बताएंगे। कि जैसे ही लेटर खोलते हैं तो देखते हैं कि द लेटर वाज रिटन टू चार्ली, और लिखने वाले हैं सैम। और लेटर में लिखा हुआ है कि चार्ली, यू वर राइट, तुम जो थर्ड लेवल के बारे में बताते थे ना, अरे मिल गया मुझे। हम थर्ड लेवल के रास्ते गेल्सबर्ग चले आए और हम यहाँ पे पिछले 2 वीक्स से रह रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। उस टाइम को एक्सप्लेन करते हैं वो, और बुलाते हैं चार्ली को कि चार्ली तुम भी चले आओ, ढूंढते रहो थर्ड लेवल, तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और वो ये बात भी बताते हैं कि उनको लेमोनेड पे वेलकम किया गया है, किसी ने कॉल किया है, इनवाइट किया है लेमोनेड के लिए। और वो ये भी बात बताते हैं नेली कम्स होम कोई गाना गा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, वो ये बात तक बताते हैं। तो ये सब उस टाइम कॉमन सीन था 1890s में। अब कहाँ कोई पियानो बजाने वाले, रेयरली अगर कहीं कोई मिल जाए तो मिल जाए। कोई लेमोनेड में कहाँ वेलकम करता है, एवरीवन इज बिजी इन कोल्ड ड्रिंक्स, सब कोल्ड ड्रिंक्स पीने में बिजी हैं। कहाँ कोई लेमोनेड, इवन घर में भी बनाने की जो परंपरा थी वो सब खत्म होते चली जा रही है। तो दिस हैपेंड इन 1890s। और इसी बात को सैम वहां बताते हैं चार्ली को। चार्ली जो कि एक विजिट किया करते थे रेगुलरली एक कॉइन शॉप पे, और जब वहां पे जाते हैं कॉइन स्टोर पे तो पता चलता है कि सैम ने तो भाई $800 को एक्सचेंज कराया है। और $800 को उसने सेविंग किया था, किस लिए? ताकि वो हे बिजनेस कर सके, ग्रेन बिजनेस कर सके, जो थिंग्स विच आर यूज्ड टू फीड एनिमल्स, वो कर सके। वो हमेशा से ये काम करना चाहते थे, लेकिन सिंस ही हैज एक्सचेंज्ड ऑल ऑफ हिज सेविंग्स, तो अब तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ओल्ड बिजनेस जो करने का उनका प्लानिंग था सैम का, वो नहीं हो पाएगा गेल्सबर्ग में, इलिनॉय में। और यही स्टोरी खत्म हो जाती है। और यहीं पे जैक फिनी हमें एक ऐसे रास्ते पे खड़े कर देते हैं जहां से हम समझ जाएं कि या तो चार्ली फैंटेसी में रहते थे, या चार्ली इन रियलिटी विजिटेड थर्ड लेवल। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सैम ने वो लेटर कैसे लिख सकते थे?
तो ऑब्वियसली सैम ने वो लेटर लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम, चार्ली और सैम, दे बोथ एग्जिस्ट इन द मॉडर्न टाइम। और लेटर कहाँ लिखा गया है? 1890s में। तब तो ये दोनों जन्म भी नहीं लिए थे, कैसे लिख सकते थे लेटर? अनदर थिंग, जब फर्स्ट डे कवर ब्लैंक होता था तो उसमें सैम कैसे लेटर लिख सकता है? एक पॉइंट पे हम स्टैंड कर सकते हैं कि चार्ली केवल इमेजिनेशन में ये सारी चीजें फेल करते हैं, चाहे वो थर्ड लेवल हो, चाहे वो फर्स्ट डे कवर हो। नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी, थर्ड लेवल इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी जो एक्सप्लोर करता है कई सारे थीम्स को, जिसमें एस्केपिज्म आता है, नॉस्टैल्जिया आता है, एंड द ब्लर्ड बाउंड्रीज बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दिया उन्होंने इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में। अब हम वहां पर खड़े हैं जहां पे हमें डिसाइड करना है कि वेदर इट वाज रियलिटी और द इमेजिनेशन ओनली। इट रेजेस क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन डिजायर जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्योंकि भागना कौन चाहता है? भागना कोई नहीं चाहता, लेकिन जब तक प्रेशर नहीं बनता तब तक भागना नहीं चाहता। और हर एक इंसान अपने लाइफ में एक सिंपलर टाइम्स की चाहत रखता है। और यही कारण है कि ये जो स्टोरी है ना, ये ओपन एंडेड कंक्लूजन को रखती है। एंड दिस स्टोरी ऑफ जैक फिनी इनवाइट्स रीडर्स टू कंटेम्पलेट द पावर ऑफ इमेजिनेशन। और इसलिए तो ये स्टोरी डाली गई है 12th क्लास के करिकुला में, लिटरेचर करिकुला में, सो दैट स्टूडेंट्स वुड एनकरेज देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लिटरेरी एनालिसिस। और इसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते।